ओके, चलिए देखते हैं जीएसटी रिटर्न होता क्या है। ठीक है, स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। तो इस पूरी लेक्चर में हम देखेंगे कि जीएसटी रिटर्न क्या होता है, किसे फाइल करना चाहिए जीएसटी रिटर्न, फिर जीएसटी रिटर्न के कौन कौन से फॉर्म्स हैं। इसके अलावा हम अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स अंडर जीएसटी भी देखेंगे। ठीक है, इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस, कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो आपको सप्लाई ऑफ गुड्स एंड में देखा होगा कि सप्लाई किसे कहते हैं, उसमें देखा होगा आपने। तो गुड को तो बताने की जरूरत है नहीं कि क्या है, कोई भी टैंजिबल थिंग, ठीक है, गुड है। अगर जैसे कि मूवेबल प्रॉपर्टी जो भी है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जा सकते हैं आप, टैंजिबल है तो उसे गुड कहेंगे। ठीक है, टैंजिबल मतलब कि दिख, आप देख सकें। ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी तो हो, लेकिन क्या अगर ग्रोइंग क्रॉप्स है या ऐसी चीजें हैं जैसे क्रॉप्स हो गई, तो क्या वो तो मूवेबल नहीं है, तो क्या वो गुड्स में आएंगे? बिल्कुल आएंगे। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि मूवेबल प्रॉपर्टीज अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज। मनी एंड सिक्योरिटी को गुड नहीं कहेंगे। अगर आप मनी का कर रहे हो सप्लाई तो गुड उसको नहीं कहेंगे। ठीक है, सिक्योरिटीज को भी नहीं कहेंगे, लेकिन एक्शनेबल क्लेम इसके अंदर आते हैं। ग्रोइंग क्रॉप्स आते हैं, ग्रोइंग क्रॉप्स तो मूवेबल नहीं है लेकिन आते हैं। ठीक है, ग्रास एंड थिंग्स अटैच्ड और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड, मतलब कोई भी चीज जैसे क्रॉप्स वगैरह हो गए, वो सारी चीजें गुड है। कैपिटल गुड क्या होता है? इट मीन्स गुड दैट वैल्यू ऑफ विच इज कैपिटलाइज्ड इन द बुक ऑफ अकाउंट ऑफ द पर्सन क्लेमिंग द इनपुट टैक्स क्रेडिट। ऐसा गुड जिसकी वैल्यू कैपिटलाइज कर दी गई है बुक ऑफ अकाउंट में, जिसके लिए आप इनपुट टैक्स क्रेडिट को फाइल कर रहे हो। ठीक है, सर्विसेज, सर्विसेज, ये सारी चीजें हमने देख लिया था। ठीक है, अपने सप्लाई यूनिट नंबर सेकंड में। इसको मूव करते हैं। वर्क कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वर्क कॉन्ट्रैक्ट एग्रीगेट टर्नओवर कैजुअल टैक्स पेयर्स। ठीक है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट फॉर बिल्डिंग, जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है बिल्डिंग के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, फैब्रिकेशन के लिए, कंप्लीशन, इरेक्शन, इंस्टॉलमेंट, जितनी भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड या ऐसी कोई चीज़ें जहाँ पे आप कोई भी चीज़ का जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी का इंस्टॉलमेंट करा रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज़ होगी, वर्क कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आती है। ठीक है, एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है? हमने बहुत बार देखा होगा एग्रीगेट टर्नओवर। ठीक है, आगे भी हम देखेंगे। इट मीन्स द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाईज। एग्रीगेट पूरी वैल्यू सारे टैक्सेबल सप्लाईज की, exempt supplies, export of goods or services or both, interstate supply of the person। देखिए, एग्जेम्पशंस किसको दिया गया है? अगर आपने एक्सपोर्ट किया है, क्योंकि उस पे टैक्स नहीं लगा है, इसके लिए उसको एग्जेम्पशन पे रखा गया है, वो एग्रीगेट टर्नओवर पे नहीं आएगी। ठीक है, एग्रीगेट टर्नओवर मतलब जितना भी माल आपने इधर से उधर किया और जिस पे आपने टैक्स पे किया है गवर्नमेंट की नज़र में, वही एग्रीगेट टैक्स टर्नओवर है। ठीक है, एनीवेज ये सारी फालतू की बातें थी। हम मेन अपने चैप्टर पे आते हैं। जीएसटी रिटर्न क्या होता है? जीएसटी रिटर्न इज अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग डिटेलिंग ऑफ ऑल इनकम, सेल्स, expenses purchase which a taxpayer is required to file विद द एडमिनिस्ट्रेटिव टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। देखिए, जीएसटी रिटर्न क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट होता है, किस बारे में? इनकम के बारे में, सेल के बारे में, कितना इनकम किया, कितना सेल किया, कितना एक्सपेंस किया, कितना खरीदा, ये सारी चीज़ों को के बारे में आप जो इनवॉइस, जो रिसिप्ट गवर्नमेंट को देते हैं, उसे हम जीएसटी रिटर्न फाइल करना कहते हैं। और ये मैंडेटरी क्राइटेरिया है। ठीक है, आपको जीएसटी रिटर्न फाइल करना ही करना है। अगर आप जीएसटी रिटर्न नहीं फाइल करते हो, आपके ऊपर पेनल्टीज इम्पोज होती हैं। ठीक है, अब ये जीएसटी रिटर्न कौन कौन फाइल करता है? परचेजर, आपने कोई सामान खरीदा है, आप परचेजर हो, तो आपको भी जीएसटी रिटर्न फाइल करना है। सिमिलरली, आपने कोई चीज़ सेल किया है, कोई चीज़ बेचा है, तो भी हम जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं। आउटपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी कब हमको मिलती है? जब हम सेल करते हैं। इनपुट जीएसटी, इनपुट मतलब हमको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिला है, जो हमको हमेशा परचेज पे मिलता है। याद रखिएगा कि जब हम सेल करते हैं तो जीएसटी बाहर जाता है, मतलब गवर्नमेंट को हम देते हैं। ठीक है, फाइनल जीएसटी हम देते हैं। जबकि इनपुट, जब हम जीएसटी खरीदने पे लेते हैं, परचेज पे जीएसटी पे करते हैं, वो हमको इनपुट टैक्स क्रेडिट के फॉर्म पे मिल जाता है। चलिए, टू फाइल जीएसटी रिटर्न और फॉर जीएसटी फाइलिंग,
देखिए, कोई सॉफ्टवेयर्स हैं जो यूज़ कर किए जाते हैं जीएसटी को की फाइलिंग को इजी करने के लिए, ये वही उसी के बारे में बात करता है। इसी के लिए मैंने आपको भी बताया था, इससे जीएसटी के जो प्रैक्टिशनर्स रहते हैं वो इन सारी चीज़ों में हेल्प करते हैं, तो इसी के बारे में मैं आपसे बात कर रही थी। हु शुड फाइल जीएसटी रिटर्न, किससे फाइल करना चाहिए जीएसटी रिटर्न? इन द जीएसटी रिजीम एनी रेगुलर बिजनेस हैविंग मोर देन 5 करोड़ एज एनुअल टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर की बात हो रही है, एग्रीगेट मतलब इनके ऊपर आपने टैक्स दिया हुआ है, टोटल टर्नओवर आपका इतना है। अगर आपके बिजनेस का टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है, ठीक है, एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है, तो जाके आपको जीएसटी का कौन कौन से जीएसटी का फॉर्म फाइल करना होगा? आपको टोटल 26 जीएसटी रिटर्न फाइल करने होंगे। कौन कौन से 26 होंगे हम आगे देखेंगे। द नंबर ऑफ जीएसटी फाइलिंग वेरी फ्रॉम क्वार्टरली। GSTR1 फाइल्स अंडर QRMP स्कीम, ये भी हम आगे देखेंगे कि जो भी QRMP स्कीम को ऑप्ट करते हैं। QRMP स्कीम क्या कहती है? QRMP स्कीम कहती है कि अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, ये देखिए यहाँ नोट पे मैंने लिखा हुआ है, अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो आप क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग एंड मंथली पेमेंट स्कीम को ऑप्ट करिए। क्वार्टरली रिटर्न फाइल करिए और हम आपको मंथली, सॉरी, आप हमको टैक्स लेकिन मंथली पे करते रहिए। रिटर्न भले ही आप क्वार्टरली फाइल करिए। तो अगर आप इस स्कीम को ऑप्ट करते हैं तो बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज से बच जाएंगे। आपका जीएसटी का इतना समझने में इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात ये होगी कि जो मंथली आपको करना होता था, अभी आप क्वार्टरली करिए, 3 महीने के बाद करिए, और लेकिन टैक्स का जो पेमेंट है वो मंथली करते रहिए, ठीक है। QRMP स्कीम यही, QRPM स्कीम यही कहती है, ठीक है। वैसे ये डायरेक्टली आपके सिलेबस में नहीं मेंशन है, इसलिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब भी हम जीएसटी रिटर्न की बात करेंगे, एक होते हैं नॉर्मल टैक्स पेयर्स, नॉर्मल टैक्स पेयर्स जिनका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर होता है। एक होते हैं ऐसे टैक्स पेयर्स जिसने QRPM स्कीम को ऑप्ट किया हुआ है, क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग एंड मंथली पेमेंट स्कीम को जिन्होंने ऑप्ट किया हुआ है, उनके लिए अलग चीज़ें हैं। उनके लिए हम आगे की चीज़ें देखेंगे कौन कौन सा रिटर्न वो फाइल करते हैं। तो उनके लिए टोटल जितने रिटर्न फाइल होते हैं, 9 रिटर्न फाइल होते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं सारी चीजें। अब यहाँ पे सारे तरीके के रिटर्न की बात की गई है। ये जितने भी जीएसटी का पूरा आपका बनाया गया है, इसमें सिर्फ इतना ही चीजें नहीं इंक्लूड किया गया है कि आप सिर्फ ये एग्जाम दे के निकल जाएं, ठीक है। यहाँ पे ट्राई किया गया है कि अगर इस लेवल के कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आए तो आप कर लें, ठीक है। इवन नेट के एग्जाम में जीएसटी कॉमर्स में इंक्लूडेड है, मैनेजमेंट में तो नहीं है। तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि GSTR1 की ड्यू डेट कितनी है, GSTR2 कहाँ पे अप्लाई होता है, मंथली या क्वार्टरली। तो ये जो चार्ट है ना, अगर आपने ये याद कर लिया है तो 2 क्वेश्चन तो आप मान के चलिए 100 क्वेश्चन में से नेट के एग्जाम में भी आ ही जाते हैं। अभी यहाँ भी GSTR1 और GSTR2 तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये क्योंकि 2 इस टाइम पे सस्पेंडेड है, गवर्नमेंट ने 2 और 3 को सस्पेंड कर दिया है, इसलिए इस केस में GSTR1 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। GSTR1 क्या होता है? देखिए, जितने भी आप ये GSTR देखेंगे ना, ये क्या है? ये रिटर्न फाइल फॉर्म है, ठीक है। रिटर्न फाइल करने के लिए फॉर्म जो बनाए गए हैं, ये उन्हीं का नाम है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, GSTR1 GSTR2 क्या है। रिटर्न के फॉर्म है, जैसे कि कहीं पे एप्लीकेशन, कहीं पे एडमिशन लेना है तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको सबमिट करना होता है ना। अभी आप बीटेक के हैं तो MBA वाला एप्लीकेशन फॉर्म तो नहीं सबमिट करेंगे, आप अलग करेंगे। वही चीज़ यहाँ पे भी है, अलग अलग तरीके के फॉर्म बनाए गए हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन से टैक्स पेयर हैं जो आपको फॉर्म फिल करना है। GSTR1, ठीक है। किस कौन कौन से लोग इसको करते हैं? इस ये किस लिए किया जाता है? अगर आपने आउटवर्ड सप्लाई किया है, मतलब आपने सेल किया है गुड्स का, अगर आपने सेल किया है, तो जितने भी सेल से रिलेटेड इनवॉइसेस होंगी, सेल से रिलेटेड रिसिप्ट होंगी, सब GSTR1 के अंदर पोर्टल पे जीएसटी, ये सारी चीज़ें पहले जीएसटी पोर्टल पे अपलोड की जाती हैं, ठीक है। पहले तो ड्राफ्ट फॉर्म पे रहता है। जैसे आपने एक लैपटॉप परचेज, आपने एक लैपटॉप सेल किया, आप लैपटॉप के सेलर हो, ठीक है। आपने एक लैपटॉप सेल किया, इसकी जो रिसिप्ट आई, आपने जाके पोर्टल खोला और पोर्टल पे GSTR1 के फॉर्म में अपलोड कर दिया। लेकिन अभी वो ड्राफ्ट फॉर्म में आपने अपलोड किया है, क्योंकि मंथ के नेक्स्ट मंथ 11 तारीख तक आपको करना है, मतलब नेक्स्ट मंथ 1 से लेके 11 तक के बीच में ही आपको करना है। अगर मार्च का करना है तो आपको अप्रैल का वेट करना ही पड़ेगा।
तो सपोज मार्च का मंथ स्टार्ट हुआ, ठीक है। अभी आपको कैसे फाइलिंग करनी है, मार्च के मंथ में फर्स्ट डेट को सपोज 2 लैपटॉप सेल हुआ, ठीक है। दोनों लैपटॉप का रिसिप्ट आपने उठाया, जो तरीका होता है वो यही होता है, दोनों लैपटॉप का जो रिसिप्ट आया वो आपने जितना उस पर टैक्स पे हुआ था उतना आपने डाल दिया जीएसटी के GSTR 1 के फॉर्म पे, ठीक है। और ये आपका ड्राफ्ट के फॉर्म में सेव हो जाएगा, क्योंकि ये नेक्स्ट मंथ में फाइल होना है, 1 से लेके 11 के बीच में फाइल होना है, तो ये ड्राफ्ट के फॉर्म में सेव हो जाएगा। अगेन सेकंड को जितना हुआ, जितना भी इनवॉइसेस आपके पास आई, आपने पोर्टल पे जाके अपलोड कर दिया। ऐसे ही पूरे मंथ का आप करते रहेंगे, लास्ट में जब 30 तक कर लेंगे, फिर 1 से लेके 11 के बीच में आप उस फॉर्म को सबमिट कर देंगे, ठीक है। ये कौन करता है, ये नॉर्मल टैक्स पेयर्स करते हैं, जिनका नॉर्मल टैक्स पेयर्स जब भी बात करूं आप समझ जाइएगा कि उनका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है, ठीक है। तो जो नॉर्मल टैक्स पेयर्स हैं वो ये काम मंथली करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। अगर मार्च का है तो जैसा मैंने आपको बताया जीएसटी मैकेनिज्म के अंदर, ऐसे वो मंथली पेमेंट करते हैं, ठीक है। जबकि अगर ये कोई भी टैक्स पेयर ने QRPM स्कीम को ऑप्ट किया है, QRPM स्कीम कहता है कि अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो आप मंथली रिटर्न ना फाइल करके आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल करिए, ठीक है। क्वार्टरली रिटर्न आप फाइल करेंगे, जो GSTR 1 है इसी को आप क्वार्टरली फाइल करिए, मतलब हर मंथली ये काम ना करके आप सेव सारा करते जाइए, लेकिन आप मंथली आप ये क्वार्टरली 3 महीने का हो जाए तब जाके फाइल करिए, तो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी इतनी नहीं रहेगी, ठीक है। उसके लिए ड्यू डेट क्या है, 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। ये देखिए, ये जो ड्यू डेट लिखा है फालतू का नहीं लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आता है कि किसकी क्या ड्यू डेट रहेगी। तो GSTR 1 की ड्यू डेट 1 से लेके 11 अप्रैल तक होगी। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि अगर हमने 11 अप्रैल तक नहीं किया तो क्या होगा। देखिए 12 से लेके 15 तक तो पोर्टल बंद रहता है, ठीक है, उसमें आप कर ही नहीं सकते हो, लेकिन 15 के बाद वापस से खोला जाता है। तो 15 के बाद आपसे पेनाल्टी ली जाएगी, ठीक है, कुछ एडिशनल डे वाइज पेनाल्टी लगेगी। तो अगर आप चाहते हो कि आपको पेनाल्टी ना देनी पड़े, सिर्फ टैक्स का ही हिसाब हो, तो वहां पे आपको 11 से पहले कर देना है। सिमिलरली जिन्होंने QRMP स्कीम को ऑप्ट, यहाँ पे MP लिखा है, QRPM स्कीम को अगर आपने ऑप्ट किया है, सॉरी, क्वार्टरली रिटर्न एंड मंथली पेमेंट, QRMP है, ठीक है। आगे सही कर लीजिए, QRMP क्वार्टरली रिटर्न एंड मंथली पेमेंट स्कीम, जिन्होंने भी ऑप्ट किया है वो 13th डेट को नेक्स्ट मंथ के अप्रैल का है। एक क्वार्टर जनवरी 1 से लेके 31 मार्च तक जाता है। अभी नेक्स्ट आप फाइल करोगे अप्रैल में, तो 30 अप्रैल से पहले आपको ये रिटर्न फाइल कर देना है। ये हो गई GSTR 1 की बात, ठीक है। GSTR 2 की बात करते हैं। GSTR 2 और GSTR 3 गवर्नमेंट ने सस्पेंड कर दिया है, इसका सिर्फ आइडिया प्रपोज किया गया, ठीक है। तो सिर्फ हमारे लिए एक याद करने के लिए पॉइंट हो गया, बाकी इसका कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन नहीं है। ये किसके लिए होता है, डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाई। इनवर्ड सप्लाई मतलब आपने कितना माल खरीदा है, उसकी क्या क्या इनवॉइसेस हैं, वो सारी चीजों की बात करता है। ये फाइल कैसे किया जाता है, ये मंथली बेसिस पे फाइल किया जाता है, मतलब मंथली जाके आपको फाइल करना है, ठीक है। 15th ऑफ द नेक्स्ट मंथ इसकी ड्यू डेट होती है, मतलब 1 से लेके 15 तक। जनवरी का है तो 1 से लेके 15 फरवरी के बीच में आपको फाइल कर देना है। सिमिलरली जो GSTR 3 है ये भी अभी सस्पेंडेड है। ये क्या करता है, जो इसने फाइल किया और जो इसने फाइल किया दोनों को टैली करता है, ठीक है, सही है या नहीं है, दोनों एंड से आप इनवॉइसेस लेके अपलोड करिए, जो मंथली बेसिस पे होता था, जो और ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन को बढ़ा देता था, ठीक है। इसके लिए ड्यू डेट थी 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, मतलब 20 तारीख, अगले महीने के 20 तारीख को। ये जितनी भी हाईलाइटेड है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो देखते रहिएगा। ये हो गया, अभी आगे बढ़ते हैं, GSTR 3 की बात करते हैं। ये भी नॉर्मल टैक्स पेयर्स हमारे, GSTR जो नॉर्मल टैक्स पेयर्स होते हैं, एक तो GSTR 1 को फाइल करते ही करते हैं मंथली, जैसा मैंने आपको बताया। इसके अलावा GSTR 3 भी करते हैं। GSTR 3 मंथली कौन करता है, जो नॉर्मल टैक्स पेयर्स हैं, ठीक है।
जैसे कि जो जिनका भी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है। और ये किया किस लिए जाता है? सिंपल रिटर्न इन विच समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज अलोंग विथ इनपुट टैक्स क्रेडिट इज डिक्लेयर्ड एंड पेमेंट ऑफ टैक्स इज अफेक्टेड बाय द टैक्स पेयर। आपको कितना आपने आउटवर्ड सप्लाई किया है, कितना सेल किया है, कितना आपको परचेज पे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिला था जिसका आपने यूज किया है टैक्स को पे करने के लिए। हमको जब इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता था, सपोज हमने लैपटॉप खरीदा किसी से, हम मैं होलसेलर हूँ और मैंने लैपटॉप खरीदा नेदा से 20,000 का या 50,000 का, मैंने उस पर 20,000 तो सिर्फ टैक्स पे किया है, ठीक है। तो मैंने जो 20,000 पे किया, मैंने गवर्नमेंट को बोला कि ये मैंने कोर्स ऑफ द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस किया है, मतलब ये बिजनेस के पर्पज से है। तो मैंने उस पे तो गवर्नमेंट ने मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट के फॉर्म में वो 20,000 दे दिया, ठीक है, कि आप इसको आगे टैक्स जब आपको पे करना हो तो आप यूज कर लीजिएगा। अभी जब मैंने वो लैपटॉप आगे किसी पर्सन को बेचा और उससे जो मैंने मुझे मिला, सपोज उसका जीएसटी मुझे फाइल करना देना था 40,000 रुपीज। उसने मुझे 40,000 दिया कि ये इतना जीएसटी लग रहा है उस प्रोडक्ट पे। लेकिन 40,000 में से मैं पहले अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो हमारे पास इनपुट टैक्स क्रेडिट मिला है, पहले इसको यूज कर लूंगी। 40,000 में से 20,000 माइनस हो जाएगा, सिर्फ 20,000 ही पे करूंगी। ये सारी कहानी हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट वाले चैप्टर में देख रखी है, ठीक है। तो जितना भी आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट आया था, आपने जितना उसको यूज किया था टैक्स को पे करने के लिए, उसका सारा डिटेलिंग जीएसटी या 3B के अंदर फाइल किया जाता है। नॉर्मल टैक्स पेयर्स इसको मंथली बेसिस पे फाइल करते हैं 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, मतलब अगर जनवरी का करना है तो 20th फरवरी तक आपको फाइल कर देना है। सिमिलरली जो जिन्होंने भी QRMP स्कीम को ऑप्ट किया है, वो ये चीज क्वार्टरली करेंगे। और उसके लिए क्या होगा, 24 या 22 या 24th ऑफ द मंथ, मतलब कि 22 तारीख या 24 तारीख तक होता है। ये 22 और 24 क्यों लिखा गया है? क्योंकि कुछ चीजों के लिए 22 तारीख ही होता है, कुछ के लिए 24 होता है। 22 किसके लिए होता है? टैक्स पेयर ऑफ एक्स कैटेगरी। और 24 किसके लिए होता है? कैटेगरी वाई। कैटेगरी एक्स में कौन कौन से लोग आते हैं, कैटेगरी वाई में कौन कौन से आते हैं, ये आप यहाँ देख सकते हैं। फॉर टैक्स पे ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर बिलो 5 करोड़ इलिजिबल एंड रिमेन ऑप्ट फॉर QRMP स्कीम। जैसा कि हम जानते हैं, जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है QRMP स्कीम को ऑप्ट करते हैं। 22nd ऑफ द मंथ, वो कब टैक्स पे करेंगे? 22nd ऑफ द नेक्स्ट मंथ, ठीक है। जबकि जो हमारे ये कैटेगरी एक्स के लोग हो गए। सिमिलरली 24 को कौन करेंगे? फॉर टैक्स पेयर्स ऑफ द कैटेगरी वाई और स्टेट और यूनियन टेरिटरीज। कुछ स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को कैटेगरी वाई में रखा गया है। वो एक लिस्ट है जो एग्जॉस्टिव है। एग्जॉस्टिव मतलब फिक्स लिस्ट है। उसमें जो आता है वो देख के वो 24 तक कर सकता है। उसको थोड़ी रिलायबिलिटी दी गई है कि ठीक है, थोड़ी आपके लिए सिस्टम इजी करते हैं कि आप 24 तक कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए, अगर आपने कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट किया है, कंपोजिशन स्कीम आपने पढ़ा होगा यूनिट नंबर 1 में। एक बार थोड़ा ग्लिम्स लेते हैं कंपोजिशन स्कीम का। कंपोजिशन स्कीम क्या होता है? अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है, तो गवर्नमेंट ने बोला कि आप कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर लीजिए। कंपोजिशन स्कीम आपके ऊपर है, मैंडेटरी क्राइटेरिया नहीं है, ये आपके ऊपर है कि आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करते हैं या कि रेगुलर टैक्स पे करते हैं। लेकिन अगर आपने कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट किया, तो गवर्नमेंट ने बोला आप 1% से लेके 5% तक का टैक्स एक फिक्स रेट पे कर दीजिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर इनकम। आपकी इनकम कितनी भी हो रही हो, लेकिन इतना परसेंट आप टैक्स पे कर दीजिए जीएसटी के नाम पे। एडिशनल हम टैक्स कोई नहीं लेंगे, ठीक है। तो कंपोजिशन के अपने अलग डिसएडवांटेज एडवांटेज हैं। अगर आप उस वीडियो को रिफर करेंगे, क्योंकि अब एक वीडियो बना दिया तो वापस से यूनिट 1 का रिवीजन कोई मतलब नहीं है, बाद में हम देख लेंगे। अब आपका एग्जाम आएगा तो अभी अगर आपको कंपोजिशन स्कीम समझना है तो आप वो वीडियो रेफर करिएगा। हालांकि नट सेल में तो मैंने बता ही दिया है, ठीक है। तो जिन्होंने भी कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट किया है, उन्हें तो एक ये मंथली होगा, ठीक है।
CMP 8 जो एक चालान है, ठीक है, चालान ये कोई फॉर्म ना होके एक चालान की तरीके से है, जो आप मंथली बेसिस पे, अगर आप स्मॉल स्केल के बिजनेसमैन हैं, आपने कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट किया है, जो सेक्शन नंबर 10 ऑफ CGST एक्ट बात करता है, सेक्शन नंबर 10 ऑफ CGST एक्ट में कंपोजिशन स्कीम का डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो अगर आपने उसको ऑप्ट किया है तो एक CMP 8 चालान है, इसको आप मंथली बेसिस पे आपको फिल करना है, जिसकी ड्यू डेट 18th ऑफ द सक्सेडिंग क्वार्टर होगी। एक दो बार आप पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। अभी हम समरी की बात करेंगे तो समरी में आपको क्लियर ज्यादा अच्छे से हो पाएगा, ठीक है। अभी सिर्फ देखते रहिएगा। GSTR 9 क्या है? ये एनुअल रिटर्न है। एनुअल रिटर्न फाइल होगा, देखिए सबको मंथली रिटर्न फाइल करना होता है और फिर लास्ट में एक एनुअल रिटर्न फाइल करना होता है, ठीक है। तो जिन्होंने भी कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट किया है, जो कंपोजिट टैक्स पेयर्स हैं, एक तो वो मंथली बेसिस पे CMP 8 चालान, जो रिटर्न फाइल नहीं, फॉर्म ना होके एक चालान है, एक तो वो मंथली बेसिस पे दे करते हैं फाइल, ठीक है। दूसरा एक एनुअल वाला करते हैं, जो जिससे हम GSTR 4 करते हैं, जो 13th ऑफ द नेक्स्ट सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर। जैसे कि अगर आपने 30th ऑफ द मंथ, जैसे कि हमने हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म कब होता है? 31 मार्च को खत्म होता है, तो 30 अप्रैल तक आप ये GSTR फाइल कर सकते हैं, ठीक है। GSTR 5 की बात करते हैं। नॉन रेसिडेंशियल पर्सन जो है, ये भी हमने यूनिट नंबर 1 में देखा था। नॉन रेसिडेंशियल कौन होते हैं? जिनका जो बिजनेस है इंडिया में, जो गुड्स एंड सप्लाई इंडिया में बहुत रेयरली करते हैं, कभी कभार करते हैं, ओकेजनली करते हैं, ठीक है। रेगुलर बेसिस पे नहीं करते कि वो रजिस्ट्रेशन कर लें, रेगुलर एज ए नॉर्मल टैक्स पेयर वो रजिस्टर कर लें, इतना वो नहीं करते हैं, बल्कि वो कभी कभार ओकेजनली इंडिया में कोई सप्लाई करते हैं, तो वो NRI तरीके से रजिस्टर कर लेते हैं और NRI के अंदर अपना GST फिल करते हैं। तो उन्हें कौन सा GSTR रिटर्न फाइल करना होता है? उन्हें मंथली बेसिस पे GSTR फाइल को 5 को फाइल करना होता है, जो 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ आएगा। देखिए वेरी शॉर्ट आंसर में आपसे ये पूछ सकता है कि GSTR 5 क्या होता है, तो आपको ये बताना है कि GSTR 5 में 5 कौन फाइल करता है, डिस्क्रिप्शन क्या है, इस ये फ्रीक्वेंसी क्या है, कब ये फाइल किया जाता है, कौन से इंटरवल पे, और इसकी ड्यू डेट क्या होगी। सेंटेंस तो आप बना ही लेंगे। GSTR 6 क्या हो गया? GSTR 6 देखिए, रिटर्न फॉर द इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन टू एलिजिबल इनपुट टैक्स एंड इट्स ब्रांचेस। देखिए आपने जितना भी इनपुट सर्विस दिया है, जो भी आपके इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ठीक है, उन्होंने जितना भी इनवर्ट सप्लाई लिया है, मतलब परचेज किया है, उस पर जितना भी इनपुट टैक्स क्रेडिट उनको मिला है, क्योंकि परचेज के ऊपर ही इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है, तो उसके बारे में उसकी डिटेल्स को आप इसमें GSTR 6 में फाइल करते हो, जो मंथली बेसिस पे करना होता है, ठीक है, जो 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ होता है। सिमिलरली जो TDS के लोग होते हैं, जिनका टैक्स डिडक्ट हो जाता है सोर्स पे, वो GSTR 7 को फाइल करते हैं। इसको हम TDS क्या होता है आगे हम देखेंगे, ठीक है, जो 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ होता है। अभी सिर्फ ग्लिम्स ले लीजिए, आगे तो हमको देखना है कि TDS क्या होता है। GSTR 9 क्या है? जो हमारे हाईलाइटेड वाले हैं उन पे ध्यान दीजिएगा, अगर वो ना समझ में आए तो वापस से जरूर पूछिएगा। GSTR 9 क्या है? एनुअल रिटर्न फाइल किया जाता है, ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी एनुअल ही होती है, एनुअल बेस पे रिटर्न फाइल किया जाता है। इसकी ड्यू डेट क्या होती है? 31 दिसंबर ऑफ द नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। आपका एक फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ 31 मार्च को, लेकिन 31 दिसंबर तक आपके पास टाइम है कि आप एनुअल रिटर्न फाइल कर दें। ये कौन फाइल करता है? हमारे नॉर्मल टैक्स पेयर्स एक एनुअल रिटर्न फाइल करते हैं ना, वो यही रहता है। GSTR 9 है जो अभी सस्पेंडेड है, लेकिन ये वो लोग करते हैं जिन्होंने भी कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर लिया है, वो एनुअली रिटर्न फाइल करते थे इसके अंदर, ठीक है। GSTR 9 से सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता था, जो एनुअली फाइल किया जाता था। ये सब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ये ओवरव्यू हो गया हमारा। GSTR 2 और 3 तो इस टाइम सस्पेंडेड है, ठीक है। GSTR 1 किस लिए होता था? GSTR 1 हमारे सेल्स के ऊपर, सेल पे जितने भी इन्वॉइसेस आए वो सारे हम फाइल करते थे इसमें, ठीक है। जो मंथली बेसिस पे होता था नॉर्मल टैक्स पेयर के लिए, क्वार्टरली बेसिस पे जिन्होंने भी
QRMP स्कीम को ऑप्ट किया था उनके लिए होता है। GSTR 1 और GSTR 3 भी हमारे नॉर्मल टैक्स पेयर्स फाइल करते हैं मंथली बेसिस पे, और ये इसी को हमारे जिन्होंने भी QRMP स्कीम को ऑप्ट किया है वो क्वार्टरली करते हैं। जिन्होंने कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट किया वो क्वार्टरली बेसिस पे GSTR 9 को फाइल करते हैं, सॉरी GSTR 4 को फाइल करते हैं। और GSTR 9 जो है एनुअल रिटर्न है। एनुअल रिटर्न जो नॉर्मल टैक्स पेयर्स हैं वो GSTR 9 को फाइल करते हैं। जिन्होंने भी कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट किया है वो GSTR 9A को फाइल करते हैं, जो इस टाइम पे सस्पेंडेड है। ठीक है, ये देखिए यही मैं कल बनाना चाह रही थी। देखिएगा यहाँ पे नॉर्मल टैक्स पेयर्स जो रिटर्न फाइल करते हैं, कौन कौन से रिटर्न फाइल करते हैं? मंथली एक GSTR 1 करेंगे, मंथली एक GSTR 3 भी करेंगे, और एनुअली GSTR 9 करेंगे। ठीक है, जो एनुअल होता है। तो पूरे 12 महीने के 12 रिटर्न तो GSTR 1 हो गए, 12 रिटर्न GSTR 3 भी के हो गए, और एक रिटर्न ये हो गया। ठीक है, टोटल 25 रिटर्न ये फाइल कर रहे हैं। सिमिलरली जिन्होंने भी QRMP स्कीम को ऑप्ट किया है वो कौन कौन से रिटर्न फाइल करेंगे? GSTR 1 क्वार्टरली करेंगे, GSTR 3 भी क्वार्टरली करेंगे। ठीक है, कंपोजिशन स्कीम जिन्होंने ऑप्ट किया है वो कौन कौन से करेंगे? कंपोजिशन ऑप्ट करने वाले टैक्स पेयर्स को कंपोजिट टैक्स पेयर्स करते हैं। वो CMP जो एक स्टेटमेंट कम चालान होता है, एक चालान होता है, वो करेंगे मंथली बेसिस पे, और GSTR 4 को फाइल करेंगे एनुअल। ठीक है, NRIs नॉन रेसिडेंशियल जो होते हैं वो GSTR 5 को फाइल करते हैं। ये तो कौन बात हो गई हमारे GST रिटर्न्स की। ठीक है, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड अंडर GST। कौन कौन से अकाउंट, कौन कौन से रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है GST के अंदर? ठीक है, देखिएगा। A registered person is required to maintain proper accounts and record to keep it at his registered principal place of the business. Such accounts and record can also be maintained in electronic form। देखिए आजकल सारी चीज़ें डिजिटल हो गई हैं, तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक लिखा गया आप समझ लीजिए डिजिटली भी आप मेंटेन कर सकते हैं। कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है उसे GST के कुछ पेपर्स को, कुछ डॉक्यूमेंट्स को, कुछ अकाउंट्स को मेंटेन करना होता है अपने पास तक। ठीक है, ये कहाँ पे मेंटेन होगा? जहाँ उसका हेड ऑफिस है वहाँ पे मेंटेन होगा। हेड ऑफिस की बात ना करें तो जिस भी कंपनी का जो GST पोर्टल है, GST पोर्टल पे उसका जब हम लॉग इन करेंगे तो वहां पे वो शो होता है। ठीक है, द टाइम ड्यूरेशन फॉर रिटेंशन ऑफ अकाउंट एंड रिकॉर्ड अंडर GST इज अंटिल एक्सपायरी ऑफ 72 मंथ्स। 72 मंथ्स तक आपको रखना है, मतलब 6 इयर्स तक आपको रखना है। ठीक है, ये जितने भी अकाउंट्स हैं जो भी मैंडेटरी हैं, इसको आपको 6 इयर्स तक अपने पास रखना है। कभी भी कोई आके पूछ सकता है, GST की जो टैक्सेबल अथॉरिटीज रहती हैं वो पूछ सकती हैं कि अगर आपको इतना इनपुट टैक्स क्रेडिट मिला है तो आपकी सेल्स कहाँ है, आप दिखाइए, या आपका परचेज का इनवॉइस कहाँ है वो दिखाइए। A registered person who is a party to an appeal or revision or any other proceeding before any appeal authority still retain them for a period 1 year after final disposal of such appeal or revision of the proceeding। अगर इसी तरीके का आपने कोई अपील किया है या कोई प्रोसीडिंग किया है, इवन अगर कोई कंप्लेन ही फाइल किया है, तो उसका भी डॉक्यूमेंट 1 साल तक आपके पास होना चाहिए, जब वो अपील खत्म हो जाए तब से। मतलब सिमिलरली जैसे आपने कोई एप्लीकेशन दिया, कोई कंप्लेन वम्प्लेन दिया, तो आपका उसका डॉक्यूमेंट भी आपके पास मेंटेन होना चाहिए 1 साल तक। ठीक है, हु मस्ट मेंटेन अकाउंट्स अंडर GST? कौन से लोग हैं ये जो अकाउंट को मेंटेन करते हैं? GST के अकाउंट्स को कौन मेंटेन करेगा? ओनर जो रहेगा। बेसिक लाइबिलिटी किसकी बनती है? ओनर की बनती है। ऑपरेटर ऑफ वर हाउस और गो डाउन और एनी अदर प्लेस यूज फॉर स्टोरेज ऑफ गुड्स। जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट के पर्सन्स होते हैं, जो वेयर हाउस में इन्वेंट्रीज को मैनेज करते हैं, वो भी ये अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं। वो अपने बिहाफ के अकाउंट मेंटेन करेंगे। ठीक है, कितना कितने गुड्स आए हैं, कितने गुड्स गए हैं, वो इतना मेंटेन करेंगे। जो ट्रांसपोर्टेशन टर्स हैं वो भी मेंटेन करेंगे कि इतना माल उन्होंने ट्रांसपोर्ट किया है। ठीक है, तो तीनों को मेंटेन करना है। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन whose turnover during the financial year exceed the prescribed limit of 2 crore will get his account audited by chartered accountant or cost accountant।
देखिए, जो भी जिनका भी टर्नओवर थोड़ा ज़्यादा रहता है, गवर्नमेंट ने बोला कि हम आपको एक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं कि आपका अकाउंट ऑडिट होगा चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट द्वारा, ठीक है। जो आपको ही चूज़ करना, आप जीएसटी पोर्टल पे जाओगे तो वहाँ आपको ऑप्शन दिया जाएगा, तो आप ही को चूज़ करना है कि आप किसको हायर कर रहे हो, ठीक है। व्हाट रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन्ड अंडर जीएसटी, कौन कौन से रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं जीएसटी के अंदर? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, प्रोडक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड, कितना प्रोडक्शन हुआ, कितनी मैन्युफैक्चरिंग हुई, ठीक है। इसका रिकॉर्ड आपको बताना है, कितना मैन्युफैक्चरिंग हुआ पूरे 6 साल में। आप समझ जाइए कि मंथली बेसिस पे भी नहीं हो रहा है, पूरे ईयर का आपको कलेक्ट करना है। और ऐसा ऐसा अगर 2012 का है तो आपको 2018 तक तो रखना ही रखना है वो रिकॉर्ड, ठीक है। कभी भी वो चेक हो सकता है। इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई कितनी हुई गुड्स एंड सर्विसेज की, वो भी उसका रिकॉर्ड भी रखना है, उसकी बिल विल भी रखनी है। स्टॉक ऑफ गुड्स, कितना स्टॉक है आपके पास, कब आपका स्टॉक कितना रहा है, ये भी आपको मेंटेन करना है। इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने कितना अवेल किया है, इनपुट टैक्स क्रेडिट किस पे मिलता है, परचेज पे मिलता है। तो जितना आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया है, कितना आपने कैसे यूज किया है, वो सब भी लिखना है। आउटपुट टैक्स पेबल और पेड, कितना टैक्स आपने पे कर दिया है और कितना टैक्स पे करना बचा हुआ है, इसका भी अकाउंट आपको मेंटेन करना है। आपके एग्जाम में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आ सकता है, व्हाट आर द अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड टू बी मेंटेन्ड फॉर द जीएसटी, अंडर जीएसटी। तो आपको ये फर्स्ट चीज तो लिखना ही है, ठीक है। क्या होता है, कौन मेंटेन करता है, और कौन कौन से, आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि अगर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है तो जितनी भी चीजें अभी बताऊंगी सारी चीजें लिखनी है, ठीक है। तो अगर आप इतना पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में समझ आ जाएगा कि किसमें कितना लिखना है। तो जितना भी अभी मैं अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड में बताऊंगी, लॉन्ग में तो सारे लिखने हैं, अगर शॉर्ट में है तो आप सिर्फ ये बता के कि क्या होता है और कौन से रिकॉर्ड्स हैं जो मेंटेन करने होते हैं, इतना बता के खत्म कर सकते हैं। अभी कौन कौन से अकाउंट्स हैं जो मेंटेन करने होते हैं, उतने रिकॉर्ड्स तो मेंटेन करने ही होते हैं, उसके अलावा कुछ अकाउंट्स भी मेंटेन करने होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन हो जाते हैं, जैसे कि इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, कि सीजीएसटी में कितना इनपुट आया, कितना क्रेडिट आपको सीजीएसटी का आया, ठीक है। सिमिलरली आपने सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स दिया कितना, और कितना सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट दिया। सिमिलरली एसजीएसटी का भी आप मेंटेन करोगे कि इनपुट आपने एसजीएसटी का से आपको कितना मिला है, कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको मिला है, और कितना आपने जीएसटी दिया है सीजीएसटी, सॉरी एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। सिमिलरली इनपुट आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स का इनपुट आपको कितना मिला, इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना मिला है, और आउटपुट कितना आपने दिया है। तो ये 6 तो आपको मेंटेन करना ही है जो सिंपल है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर भी मेंटेन करना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अभी हम आगे देखते हैं क्या होता है। एवरी रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन हैव 3 लेजर अंडर जीएसटी, 3 लेजर होते हैं, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट 4 में भी आप देखेंगे, 5 में भी देखेंगे, तो तीनों को यहीं पे समझ लीजिए, आगे इजी होगा। एवरी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर को, सारे रजिस्टर्ड टैक्स पेयर को 3 लेजर मेंटेन करना कंपलसरी होता है, जो इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन होते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली मतलब डिजिटली ही मेंटेन हो जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये सिमिलरली जैसे आप पेटीएम का वॉलेट यूज करते हो या फोन पे का वॉलेट यूज करते हो, उसमें क्या होता है, आप कुछ अमाउंट डालते हैं, वो वॉलेट में रहता है, और आप परचेज करने के लिए उसको यूज कर लेते हैं। यही कुछ ऐसी ही चीज ये इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर भी होता है, ये एक अकाउंट होता है जिसमें अगर आपको ये लगा कि इस महीने का 20,000 टैक्स आने वाला है, तो आपने पहले इसमें डाल दिया सपोज 50,000, कि आगे जितना भी टैक्स आएगा हम इससे पे कर देंगे, 30,000 भी कर सकते हैं, कितना भी कर सकते हैं, ठीक है। आपने 50,000 कर दिया, आगे आपको 20,000 पे करना है तो इसी आपके यही वॉलेट से कट जाएगा 20,000। तो जब आप इसमें पैसे डालोगे, आपने अपने वॉलेट में पैसा डाला तो वॉलेट क्या हुआ, क्रेडिट हुआ। सिमिलरली जब वॉलेट में से टैक्स निकाल दिया गया तो वॉलेट क्या हुआ, डेबिट हुआ। यही चीज दिखाई गई है कि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जब से ही हम टैक्स को पेमेंट करते हैं, फाइनल पेमेंट इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से होता है, जब उस टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर डेबिट हो जाता है, ठीक है। और जिस टाइम पे हम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसा डालते हैं, उस टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर
क्रेडिट हो जाता है। सिंपल सी बात है, अगर आपको टैक्स पे करना है आप किसको कैश दोगे? कैश तो देंगे नहीं आपको। गवर्नमेंट अथॉरिटीज तक पहुंचने के लिए जीएसटी पोर्टल बनाया गया है, ठीक है। आपको पोर्टल पे जाके आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश ले, जैसे ही आपने पोर्टल पे अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन किया, तीनों अकाउंट आपके साइड में दिखने लगेंगे और सब पे जीरो शो होगा, क्योंकि अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर नील है, जैसे आपका पेटीएम वॉलेट नील है, आप तक जब तक आपने कोई पैसा नहीं डाला है उसमें जीरो पैसे हैं, ठीक है। आपने कुछ क्रेडिट कर दिया, वो क्रेडिट हो गया, ठीक है, उसमें ऐड ऑन हो गया। सिमिलरली आपने उसमें से खर्च कर दिया तो वो उसमें से डेबिट हो गया। यही कॉन्सेप्ट हमारे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का भी है। तो उसमें हम पहले पैसे डालते हैं एज अ बिजनेसमैन, बिजनेसमैन पहले पैसे डालता है जितना उसको टैक्स पे करना होता है, और फिर उसी में से टैक्स पे कर देता है, ठीक है। दिस लेजर विल सर्व एज ए इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट, वही बात है, इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट जैसा सर्व करता है टैक्स पेयर्स के लिए। दैट टैक्स पेयर विल हैव टू डिपॉजिट मनी इनटू दिस कैश लेजर, कैश लेजर में डिपॉजिट करना होता है मनी, जो क्रेडिट कहलाता है। दिस मनी विल बी यूटिलाइज टू मेक पेमेंट फॉर टैक्स, टैक्स को पेमेंट करने के लिए यूज किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। देखिए, दो पेमेंट होते हैं हमारे, दो तरीके के हमारे जीएसटी के पेमेंट हो सकते हैं, हम यूनिट नंबर 5 में यही देखने वाले हैं। एक होता है कैश लेजर के तहत, एक होता है क्रेडिट लेजर के तहत। क्रेडिट लेजर के अंदर में कैसे जीएसटी का पेमेंट करते हैं? आपको जितना भी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिला है, आपने कुछ परचेज किया, जैसे कि मैंने बताया था 50,000 का मैंने लैपटॉप लिया, उसमें मैंने 20,000 जीएसटी पे किया था, तो जो 20,000 मैंने जीएसटी पे किया था वो उसी टाइम पे मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट के फॉर्म में मिल गया। और वो मिला तो कहाँ शो हुआ, वो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में शो हो गया कि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर क्रेडिट हो गया है 20,000 के इनपुट टैक्स क्रेडिट से। जो सीजीएसटी फॉर्म का होगा, आईजीएसटी फॉर्म का होगा, एसजीएसटी फॉर्म का होगा, ये डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके का टैक्स दिया है। मैंने अगर एसजीएसटी टैक्स दिया और सीजीएसटी टैक्स दिया है 10,000, तो मुझे 10,000 सीजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट और एसजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। सिमिलरली मैंने इंटर स्टेट कोई सप्लाई किया और आईजीएसटी पे किया है, तो मुझे आईजीएसटी का क्रेडिट मिलेगा। वही चीज यहाँ लिखा गया है कि द टैक्स पेयर विल बी एबल टू यूटिलाइज बैलेंस शोन इन द अकाउंट ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स, नॉट फॉर द इंटरेस्ट पेनाल्टीज। जो टैक्स, जो ये आईटीसी है, इनपुट टैक्स क्रेडिट है, जो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आएगा, इसका यूज सिर्फ टैक्स को पेमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। अगर आप ये सोचो कि आपके ऊपर कोई इंटरेस्ट या पेनाल्टी लगाई गई है और आप इसका यूज करके उसको फुलफिल कर पाओ, तो ऐसा नहीं कर पाओगे, ठीक है। और यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट यूनिट नंबर 3 में हमने देखा था कि कौन कौन सी कंडीशन होती है, वही चीज यहाँ पे लिखी गई है। इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन द परचेज विल बी रिफ्लेक्टेड हियर, जितना भी इनपुट टैक्स क्रेडिट आईजीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी से है सारा रिफ्लेक्ट होगा। एक कंडीशन और होगी कि जो हमारा सीजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा वो एसजीएसटी के टैक्स को पे करने के लिए यूज नहीं होगा। सिमिलरली जो हमारा एसजीएसटी का पे होगा वो सीजीएसटी के लिए यूज नहीं होगा, मतलब दोनों आपस में नहीं यूज होंगे। बाकी तो आईजीएसटी है तो वो किसी के लिए भी यूज हो, ठीक है। ई लाइबिलिटी लेजर क्या होता है? ई लाइबिलिटी लेजर बताता है कि आपके आपके ऊपर टोटल टैक्स लाइबिलिटी कितनी है, कितना टैक्स आपको पे करना बचा हुआ है। ये इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर में शो होता है। पीरियड ऑफ रिटेंशन ऑफ अकाउंट्स अंडर जीएसटी, ये अलग एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बन सकता है। एज पर द जीएसटी एक्ट एवरी रजिस्टर्ड पर्सन मस्ट मेंटेन अकाउंट्स बुक और रिकॉर्ड्स एटलीस्ट 72 मंथ, मतलब 6 ईयर्स तक आपको ये रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते हैं अपने पास तक, जितनी भी रिकॉर्ड्स की हम बात की अभी तक। द पर्सन विल बी काउंटेड फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ फाइनल एनुअल रिटर्न फॉर दैट ईयर। और ये कब से काउंट होगा? 72 मंथ्स कब से काउंट होगा? जैसे 2012 का रिटर्न आपने फाइल कर दिया, एनुअल रिटर्न जब आपने फाइल कर दिया वहां से 72 मंथ तक उसको संभाल के रखना है। लास्ट डेट एनुअल रिटर्न फाइल करने की हमने पहले ही देखा था, 31 दिसंबर होती है, जो जीएसटी आर 9 के अंदर फाइल किया जाता है, ठीक है। ये यही वही बात किया गया, 2017-18 का जो डॉक्यूमेंट है, डेटा है, वो आपको मेंटेन करना है 6 साल के लिए, 2023 तक के लिए, ठीक है। अगर कोई भी पर्सन ये सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं कर पाता है, प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं होता है, तो उसके ऊपर क्या लगाई जाती है? पेनाल्टी लगाई जाती है। देखिए, जीएसटी का कोई भी लॉ अगर आप नहीं मानेंगे, आपके ऊपर इंटरेस्ट एंड पेनाल्टी लगाने का पूरा राइट है स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। देखिए, ये हमारी यूनिट नंबर 4 खत्म हुई, ठीक है।
फोर में इससे ज्यादा कुछ है नहीं।